हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास में। और फिर से एक बार आपके बीच में आ चुके हैं हम लेकर के एक केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है बॉर्न-हैबर साइकिल। दोस्तों, ये आपके केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। बॉर्न-हैबर साइकिल के बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे आपके यौगिकों के निर्माण के बारे में। यौगिक का निर्माण, किसी यौगिक का निर्माण, जो यौगिकों का निर्माण होता है दोस्तों, आपको पता ही है यौगिकों का निर्माण किनसे होता है? तत्वों से। यौगिकों का निर्माण किससे होता है? तत्वों से। ये जो तत्व हैं, ये इनके पाए जाने की दो अवस्थाएं हैं दोस्तों, है ना। एक तो ये आपका जो इनका नेचुरल फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म, इनका जो नेचुरल फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म को हम नाम दे सकते हैं स्टेबल स्टेट, है ना, अस्थाई अवस्था एंड प्योर स्टेट। नेचुरल स्टेट, नेचुरल फॉर्म, है ना, एक किससे? अस्थाई अवस्था एंड प्योर, शुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था। ठीक है। दूसरा जो तत्वों का फॉर्म मिल जाएगा हम लोग का, आयन, है ना, आयन। ठीक है, आयनिक अवस्था बोलते हैं, आयनिक अवस्था। यौगिक का निर्माण किससे? तत्वों का। तत्व कैसे हो सकते हैं? नेचुरल फॉर्म में हो सकते हैं, आयनिक फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आयनिक फॉर्म, नेचुरल फॉर्म और आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म, नेचुरल फॉर्म मीन्स व्हाट? अस्थाई हो एंड शुद्ध। ठीक है। एंड आयनिक फॉर्म में क्या है? वो आयन हो। क्या हो? आयन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन हो। ठीक है। तो अगर हम कंपाउंड का फॉर्मेशन, अगर हम कंपाउंड का फॉर्मेशन नेचुरल फॉर्म से करते हैं, ठीक है, नेचुरल फॉर्म से करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका एक मोल जो है, एक मोल यौगिक का निर्माण, है ना, एक मोल यौगिक का निर्माण करने में, एक मोल यौगिक का निर्माण करने में जो आपके तत्व हैं, तत्व अस्थाई एवं शुद्ध अवस्था में, अस्थाई एवं शुद्ध अवस्था में परस्पर क्या होंगे? परस्पर जुड़ते हैं, परस्पर जुड़ते हैं, जिससे, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊष्मा को हम लोग कहते हैं, मुक्त ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि संभवन ऊष्मा, HF, संभवन ऊष्मा HF। ठीक है। एक मोल यौगिक का निर्माण करने में तत्व अस्थाई और शुद्ध अवस्था में परस्पर जुड़ते हैं, जिसके फल क्या है? ऊष्मा मुक्त होती है, उसको बोलते हैं संवहन ऊष्मा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया? आपके जो यहाँ पर भी एक मोल का ही निर्माण हो रहा है, एक मोल यौगिक का निर्माण यदि तत्वों के, तत्वों के
आयनों से हो रहा है तो वहाँ पे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस मुक्त ऊर्जा को हम नाम देते हैं लैटिस ऊर्जा, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, LE से इसको हम शो कर लेते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जालक ऊर्जा और संवहन ऊर्जा, जालक ऊर्जा और संवहन ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये ऊर्जा मुक्त होती है ना, यहाँ भी ऊर्जा मुक्त हो रही है, यहाँ भी क्या है, उष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है, मुक्त हो रही है। दोस्तों सबसे पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं कि ये जो उष्मा मुक्त हो रही है उसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी तत्व या परमाणु की ऊर्जा जितनी ही कम होगी, जितनी वो लोअर स्टेट में रहेगा, उतना ही क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक ना, मतलब यानी कि हम कर सकते हैं कि अगर ऊर्जा क्या है, कम है, तो अस्थायी तो क्या होगा, अधिक होगा, अस्थायित्व अधिक होगा। अगर ऊर्जा कम है तो अस्थायित्व अधिक होगा। दोस्तों जब दो परमाणुओं को हम लोग पास पास लाएंगे तो उनके प्लस और माइनस जो इलेक्ट्रॉन है ना, नाभिक का आवेश प्लस और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस, ये दोनों आपस में नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, नाभिक में प्रतिकर्षण होगा, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। उस प्रतिकर्षण के कारण ये दोनों परमाणु आपस में जुड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक दोस्तों, तो आपस में जुड़ करके अस्थायी होने के लिए ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, मुक्त ऊर्जा का कारण क्या है, मुक्त ऊर्जा का कारण क्या है, अस्थायित्व, अस्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, है ना दोस्तों, स्टेबिलिटी के लिए आपका एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये फैक्ट आप समझ गए होंगे कि एनर्जी मुक्त क्यों हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए हम लोग बात करते हैं बार-हैबर साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी। इसमें सिंपल से डिफाइन कर दिया गया है कि जो एनर्जी मुक्त होती है, यहाँ पे आपका ऊर्जा मुक्त होती है। तो बार-हैबर साइकिल का क्या संबंध इससे है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सिंपल जो रिएक्शंस होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उनमें निकलने वाली उष्माओं को या फिर प्रयुक्त होने वाली उष्माओं का जो टोटल उनका जो नेट जो क्वांटिटी होती है हीट की, है ना, हीट की, एनर्जी की, हम उसको डायरेक्ट जो है ज्ञात नहीं कर सकते हैं, सीधे सीधे उसको ज्ञात करने का कोई तरीका नहीं हमारे पास है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसमें प्रयुक्त होने वाली और मुक्त होने वाली जो सभी एनर्जी हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करने के लिए बार-हैबर साइकिल की हेल्प लेते हैं, बार-हैबर साइकिल की हेल्प लेते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान इसमें यह देना है कि बार-हैबर साइकिल जो होती है, ठीक है, केवल आपका जो कंपाउंड अगर आयनिक तत्वों से बन रहा है, कंपाउंड किससे बन रहा है, आयनिक तत्वों से बन रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बार-हैबर साइकिल का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपका जो आयनिक यौगिक, सीधे सीधे कहता हूं मैं, आयनिक यौगिकों के निर्माण में मुक्त होने वाली ऊर्जा की गणना करने के लिए, आयनिक यौगिकों के निर्माण में मुक्त होने वाली ऊर्जा की गणना करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बार-हैबर साइकिल का, बार-हैबर साइकिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ गए होंगे कि बॉर्न हाइपर साइकिल का यूज हमें कहाँ पे करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आयनिक यौगिकों के निर्माण में होने वाली मुक्त ऊर्जा के लिए। दूसरी बात इसमें हम लोग अभी देखेंगे आगे, इसमें जो बॉन्ड का है ना, बंध का आयनिक कैरेक्टर भी देखेंगे हम लोग, आयनिक गुण भी ज्ञात करते हैं हम लोग, है ना, आयनिक गुण भी ज्ञात करते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, जागतिक ऊर्जा का तो हम लोग उसमें काउंटिंग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये आपके है बॉर्न हाइपर साइकिल का यूज हो गया आयनिक यौगिकों के निर्माण में मुक्त होने वाली ऊर्जा की गणना करना, है ना, और बंध का आयनिक गुण ज्ञात करना। तो दोस्तों बॉर्न हाइपर साइकिल का जो आया इसीलिए कि आप किसी भी कंपाउंड के अंदर किस जो आयनिक कंपाउंड है उसमें जो ऊर्जा लग रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से ये है। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने पढ़ा होगा हेस्ट का नियम। हेस्ट का नियम, हेस्ट का नियम क्या कहता है कि अगर कोई अभिक्रिया जो है एक पद में हो रही है, ए से बी बन रहा है, ठीक है दोस्तों, या फिर वही अभिक्रिया ए से पहले सी बनी, सी से क्या बनी, डी बनी, है ना, और डी से क्या बनी, तब जाकर के बी बन रही है। तो अगर इसमें आपका H एनर्जी लग रहा है और यहाँ पे H1 लग रहा है, H2 लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, H3 लग रहा है, तो यहाँ पे अगर आपका प्रोसेस में आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सेम मिल रहा है तो आपका कई प्रोसेस में जो एनर्जी निकली होगी या फिर यूज हुई होगी, तो इन सब का सम जो होता है इससे क्या होता है, बराबर। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से H इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस डॉट डॉट, जितने भी आपके स्टेप होंगे सभी स्टेप्स के जो हीट होगी उनका सम क्या होगा, आपका एक स्टेप में होने वाली प्रक्रिया के हीट में उसी प्रक्रिया के लिए एक स्टेप में होने वहाँ पर जो हीट निकल रही होगी उस हीट के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हेस्ट का नियम है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखिए दोस्तों, एक तो आपने तत्वों के नेचुरल फॉर्म से बनाया, किससे बनाया, नेचुरल फॉर्म से बनाया, तो उसमें तो यह आपका वन स्टेप में हो गया मान लीजिए, है ना, तो वहाँ पे क्या हीट निकला, HF, क्या निकला, HF। बट यहाँ पे जो आपका आयनिक फॉर्म है, उसमें दोस्तों आयनिक फॉर्म में आपके जो तत्व हैं सीधे आयनिक फॉर्म में फाइल तो नहीं आते हैं, जानते हैं आप, आपके तत्व या तो सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, या फिर मतलब किसी फॉर्म में होंगे। तो जनरली आपका जो उसका जो प्राइमरी स्टेट होगा उसका सपोज दैट क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। तो आपका सॉलिड होगा तो हम पहले क्या करेंगे, इसको अगर आयनिक में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो हम इसमें सीधे जो है सॉलिड से आयनिक फॉर्म नहीं कर सकते, सॉलिड से आयनिक का फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको किस स्टेट में ले जाएंगे, गैस में ले जाएंगे, किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में दोस्तों। क्यों, आपने आयरन विभव पढ़ा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा, उसमें आपने कहा था कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ए प्योर, है ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आपका वहाँ पे जो एटम था विलगित था और गैसीय अवस्था में था, उसी से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला था। तो उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कि हमें पहले उस एलिमेंट को कहाँ ले जाना होगा, गैसियस स्टेट में ले जाना होगा, और फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, आयनिक स्टेट में ले जाएंगे, आयनिक स्टेट में लेकर के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने देखा कि अब आयनिक स्टेट में आ जाएगा तब वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, और क्रिया होने के लिए आयनिक स्टेट में जाना पड़ेगा।
तो इसमें एक से अधिक पद हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर दोनों आयन आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो वहाँ पे आता है लैटिस एनर्जी। क्या आ जाएगा, लैटिस एनर्जी प्रोड्यूस होगी फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेप में क्या हो गया कि इसमें आपका सबसे पहले क्या हुआ, सॉलिड से गैस गया, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी। यस ई दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। फिर गैस से आयनिक स्टेट में गया है, किस स्टेट में, आयनिक स्टेट में, तो इसको बोलते हैं दोस्तों आयोनाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में कहेंगे आई, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो सॉलिड से गैस बनाने के लिए भी हमें यहाँ पे ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी, यहाँ पे दी जा रही है, ऊष्मा दी जा रही है, ऊष्मा दी गई, ठीक है। गैस से आयनिक स्टेट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको याद होगा, हमें जब किसी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो हमने क्या किया, वहाँ पे ऊर्जा देना पड़ा हम लोग को, क्योंकि वहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के साथ आकर्षण बल से बना हुआ है। तो किसी भी परमाणु को आयनिक बनाने के लिए हमें पहले उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका आयनिक स्टेट में आ गया, उसके लिए आपने क्या किया, आयनिक एनर्जी दिया, तो ये भी एनर्जी क्या है, दी गई एनर्जी है, ये भी क्या है, दी गई ऊर्जा, ये भी है दी गई एनर्जी है, ठीक है। जब आयनिक स्टेट में पहुंच जाता है, तो वहाँ पे आपका ये लैटिस एनर्जी फॉर्म होती है, जो कि क्या है, मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा। ये ऊर्जा क्या होती है, निकलती है, इसका साइन होता है माइनस, और जो दी गई ऊर्जा होता है उसका साइन क्या है, प्लस, प्लस है ना, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें जो पूरा एनर्जी जो हम लोग का यूज हुआ या फिर लगा, उन सब का सम क्या होगा, एच एफ के बराबर होगा, एच एफ के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा कि आपका एच एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एच एफ इक्वल टू आपका सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस आपका आयनिक आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, सॉरी ये लिख चुके हैं, लैटिस एनर्जी। क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी कैसा होता है, माइनस, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक दोस्तों। तो ये आपका एनर्जी हो गया तो, ठीक है। तो ये तो एक आयन के लिए है। अब इसका दूसरा आयन भी होगा, तो उस आयन के लिए भी देखेंगे कि हमें क्या उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का, ठीक है। ये जैसे नेगेटिव यहाँ पे जो आपने किया, कैसा चार्ज बनेगा, ये पॉजिटिव, क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये आयनिक कैसी होगी, पॉजिटिव वाली होगी। अभी इसको नेगेटिव वाला भी समझ लीजिए यहीं पे, ठीक है। आयनिक स्टेट जो बन रहा है सॉलिड का आयनिक स्टेट, इसमें आपका जो सेकेंड होगा उसे हम लोग कैसा बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया कि आपका वहाँ पे कोई कंपाउंड होगा, सपोज दैट वह X2 फॉर्म में है, ठीक है। पहले हम उसको बॉन्ड को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में हम इसके जितने मालिक्यूल लेंगे, अगर दो मालिक्यूल में से एक मालिक्यूल लेते हैं तो इसको दो से डिवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका जो यहाँ पे यक्स मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को उस यक्स को हम क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को देना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को देना है। तो इलेक्ट्रॉन देंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये प्रोसेस क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि का हो जाएगा। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन लब्धि के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि जब किसी को इलेक्ट्रॉन हम लोग देते हैं तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, मुक्त होती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जब इलेक्ट्रॉन हम उसको देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी मुक्त होगी। तो यहाँ पे ऊर्जा जो होगी मुक्त होगी, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब भी मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका यक्स नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा,
अब ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे, आपकी ऊर्जा मुक्त होगी, जिसे बोलेंगे लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया, ये एक फॉर्मेट आपके सामने मैंने तैयार किया हुआ है, किसका, बार्क नंबर साइकिल का, बार्क नंबर साइकिल का। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको थोड़ा कम दिख रहा हो तो इसको जूम करके आप देख लेंगे प्लीज़। इसके लिए जगह कम थी इसलिए थोड़ा छोटा छोटा आपको लिखना पड़ा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बार्क नंबर साइकिल का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे। अगर हम इस इक्वेशन को पूरा करना चाहते हैं तो आप समझ चुके हैं कि जो HF है वो सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनेशन एनर्जी और आपका लैटिस एनर्जी, इनको लिख लिया हम लोगों ने। हमारा जो इसी साइकिल का दूसरा हिस्सा है, इसी साइकिल का जो दूसरा हिस्सा है नेगेटिव वाला, ठीक है, उसमें क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, जिसको दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, दिया गया है, तो मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ध्यान देना है, अगर हम लोग का ये दो परमाणु के रूप में है तो एक परमाणु यूज हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें एक ही परमाणु लेना है। ठीक है ना, एक ही परमाणु का आयन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा ई जी ई। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हम लोग का इक्वेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपका HF इक्वल टू क्या हो गया, SC प्लस IE माइनस LE प्लस BDE अपन 2 माइनस EGE। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो जगह थोड़ा कम है, अभी आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले तो इसको यूज कर देते हैं हम। ठीक है दोस्तों, आइए बार्क नंबर साइकिल को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, उसके लिए आपका यौगिक का निर्माण करेंगे हम लोग, एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, किससे, उसके शुद्ध अवस्था में जो परमाणु हैं, जो तत्व हैं, उनसे। ठीक है दोस्तों, जो नेचुरल फॉर्म था हम लोग का, नेचुरल फॉर्म में सपोज मैंने क्या ले लिया, हमें निर्माण क्या करना है, हमें निर्माण करना है 1 मोल NaCl का निर्माण करना है। ठीक है दोस्तों, तो 1 मोल NaCl का निर्माण हम देखो दोस्तों 2 तरीके से करके आ रहे हैं। मैं दोनों रिएक्शन पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पीछे जो पढ़ाया उसका ये शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो, ट्रिक कर सकते हो, ठीक है, निचोड़ कर सकते हो। जो पीछे हम लोग पढ़े बस उसका एक एग्जाम्पल से हम टोटल रिपोर्ट करेंगे, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 1 मोल यौगिक का निर्माण हम करने जा रहे हैं, कितने तरीके, 2 तरीका। एक आपका जो उनके तत्व हैं वो क्या होंगे, नेचुरल फॉर्म में, किस फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म। थोड़ा सा एरो बड़ा करता हूँ, लिखता हूँ, किस फॉर्म में ये हो रहा है, ये नेचुरल फॉर्म। ठीक है, और ये सेकेंड रिएक्शन किस में होने जा रहा है, आयनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में, आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो एक हो गया आपका नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में, एक क्या हो गया आपका आयनिक फॉर्म में हो गया। ठीक, तो नेचुरल फॉर्म में तो सिंपल सा आपका जो सोडियम है वो किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में, और Na के फॉर्म में पाया जाता है, एक अणु आपका तत्व है। और दूसरा जो है मैंने ले लिया क्लोरीन Cl2, जो कि गैसीय स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों के मिलने से हम बनाने जा रहे हैं 1 मोल क्या चीज़, 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl। तो यहाँ पे आपने 2 क्लोरीन लिया हुआ है, इसको आधा कर देते हैं तो हो गया आपका 1 मोल NaCl का निर्माण। किस तरीके से, नेचुरल फॉर्म से। अब जो है आयनिक फॉर्म में करना होगा, तो हमारा आयनिक फॉर्म में क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, एंड बन जाएगा हम लोग का 1 मोल ऑफ NaCl। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 2 तरीके हो गए, कंपाउंड के फॉर्मेशन के 2 तरीके, एक नेचुरल फॉर्म में और एक आपका आयनिक फॉर्म में। ठीक है, इसमें जो आपकी एनर्जी रिलीज हुई थी
उसको आपने कहा था HF, क्या बोला था? HF, मुक्त ऊष्मा, मुक्त ऊष्मा, इसी को नाम दिया था हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और दोस्तों यहाँ पे जो एनर्जी मुक्त हुई थी उसको आपने कहा था लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, LE। ठीक है दोस्तों, इतनी बात हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग बॉर्न हार्वेस्ट साइकिल का निर्माण कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, सोडियम किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। क्या सॉलिड स्टेट में हम उसका आयन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आयन विभव आपने पढ़ा था तो उसकी डिफिनेशन दिया था आपने कि किसी भी तत्व का जब आयन करने जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, तो वह विलगित और गैसीय अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, गैसीय अवस्था में ही हम उसके इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसको सबसे पहले किस स्टेट में लाना पड़ेगा? गैसीय स्टेट में। सोडियम को लाना पड़ेगा पहले गैसीय स्टेट में। यहाँ पे आपने क्या किया, इसको सॉलिड से गैस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, हमको इसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऊर्जा दी गई उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं उसको, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सॉरी सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी। यहाँ पे क्या किया गया? इसको सब्लिमेट किया गया है, इसके स्टेट को चेंज किया गया है। तो यहाँ पे जो एनर्जी देंगे वो क्या होगी? है सब्लिमेशन एनर्जी। यह एनर्जी कैसी होगी? दी गई है तो इसका सिंबल कैसा होगा? प्लस। दी गई ऊर्जा, कैसी ऊर्जा? ये दी गई ऊर्जा या फिर ऊष्मा, जो भी कर दें। ठीक है, फिर आप जब इसको गैसीय स्टेट में बदल लेंगे तो ये इसको बदलेंगे हम लोग किस रूप में? आयनिक रूप में, Na पॉजिटिव रूप में। तो यहाँ पे जो एनर्जी दी जाएगी उसको बोलेंगे IE, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालने गए हैं आप तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ठीक है, आइए इधर देखते हैं क्लोरीन का क्या हाल है। हम लोग का क्लोरीन Cl2 पहले से ही क्या है? गैसेस स्टेट में है, ये पहले से ही गैसेस स्टेट में है। तो क्या हमें इसको गैसेस स्टेट में लाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये ऑलरेडी क्या है? गैसेस स्टेट में है। हम सीधे इसको किस रूप में लाएंगे? आणविक फॉर्म से परमाणविक फॉर्म में। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे Cl। तो यहाँ पे दोनों Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी हम लोग को। उस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध विदलन ऊर्जा, बंध विदलन ऊर्जा। ये भी एनर्जी क्या हम लोग को देनी पड़ रही है, इसलिए इसका भी साइन कैसा होगा? प्लस। ठीक है, अब हमारा जो क्लोरीन है वो Cl बन चुका है। अब Cl से क्या बनेगा? वो Cl से बनेगा Cl नेगेटिव। इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया, क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन दिया गया। इलेक्ट्रॉन दिया गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा है। जब जानते हो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन लब्धि में पढ़ाया गया कि जब किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वहाँ पे ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है, वहाँ ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए है दोस्तों। दूसरे इलेक्ट्रॉन को देने जाओगे तो लेगा नहीं वो, तो वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम निगेटिव कर रहे हैं तो यहाँ ऊर्जा मुक्त होगी। उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसका साइन नेगेटिव, इसमें से ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। फिर ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, दोनों कंबाइन हो करके NaCl का निर्माण किया। तो यहाँ पे जो ऊर्जा मुक्त होगी, यहाँ पे जो ऊर्जा मुक्त होगी उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। इसका साइन में क्या होगा? माइनस होगा, लैटिस एनर्जी। यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होगी।
तो दोस्तों ये पूरा जो है इसी साइकिल को हम बोलते हैं बॉर्न-हेबर साइकिल। बॉर्न-हेबर साइकिल। तो इस अभी मैंने आपको बताया हेस के नियम में कि हेस का नियम कहता है कि अगर कोई अक्रिया एक पद में हो रही है तो उसकी जो हीट होगी, अगर कोई अक्रिया क्या है मल्टीपल स्टेप में हो रही है तो उस मल्टीपल स्टेप में हर स्टेप में जितना भी एनर्जी वो गेन किया रिलीज किया, सब एनर्जी का जो सम होता है वो क्या होता है, आपके जो वन स्टेप रिएक्शन था हीट फॉर्मेशन एनर्जी उसके इक्वल होता है। तो हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि एच एफ इक्वल टू व्हाट, एच एफ इक्वल टू, एक तरफ से आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आपका आयोनाइजेशन एनर्जी दोस्तों। उसके बाद क्या है आपका लैटिस से जो निकल रही है तो माइनस लैटिस एनर्जी। और फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकल रही है तो माइनस ही होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है दोस्तों। और फिर आपका ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लास्ट में होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ध्यान देना होगा दोस्तों, हम इसमें से दो सीएल में से एक ही सीएल को यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो बाई 2 किसके हो जाएगा, एक तो इनका एनर्जी क्या होगा, आधा हो जाएगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन। तो आपका इस पे न्यूमेरिकल मिलते रहते हैं, न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे आपको हमेशा ही। तो ये एनर्जी याद रखना होगा, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोस्तों। ठीक है। तो बॉर्न-हेबर साइकिल का जो पहला जो यूज था उसको हम लोगों ने गेन कर लिया कि किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त होती है, उस ऊर्जा की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये है उसका तरीका, किसने दिया, बॉर्न-हेबर ने दिया। ठीक है दोस्तों। अब इसका जो एक और यूज है हम उसकी तरफ चलते हैं। स्टार, ये आपका की फैक्ट आज का, की फैक्ट आज का। सबसे पहले हम इसमें निकाल लेते हैं मुक्त ऊर्जा, कुल मुक्त ऊर्जा कर देता हूं मैं। ठीक है, बॉर्न-हेबर साइकिल में, ठीक है, बॉर्न-हेबर साइकिल में कुल मुक्त ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, कौन कौन सी ऊर्जा मुक्त हुई है, एक लैटिस एनर्जी और एक आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लैटिस एनर्जी और लैटिस एनर्जी प्लस कर सकते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों ऊर्जाएं मुक्त हुई हैं। साइन कैसा होगा, माइनस, लेकिन कैसा होगा, माइनस चिन्ह होगा। ठीक है दोस्तों। अब जो है कुल प्रयुक्त ऊर्जा, दी गई ऊर्जा है ना, कुल दी गई ऊर्जा कितनी है, क्या क्या दिया है आपने, सब्लिमेशन एनर्जी दिया हुआ है, फिर क्या दिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, फिर आपने क्या दिया है यहाँ पे, प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपने दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कुल मुक्त ऊर्जा है और कुल दी गई ऊर्जा है। तो इसकी हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे जो सेकेंड यूज था उसका, कि बॉन्ड आयनिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपका जो है मुक्त ऊर्जाओं का जो योग है ना, मुक्त ऊर्जाओं का योग अगर ग्रेटर देन है ना, दी गई या ग्रहण ऊर्जाओं के योग से, अगर ऐसा है दोस्तों तो आपका जो बॉन्ड होगा, आपका जो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो बॉन्ड जो बंद होगा प्रबल आयनिक होगा।
क्या होगा, प्रबल आयनिक होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, मुक्त ऊर्जाओं का योग क्या है, ग्रेटर देन दी गई या ग्रहण की ऊर्जाओं के योग से अगर है तो बंध क्या होगा, प्रबल आयनिक होगा, प्रबल आयनिक होगा। वैसे तो हम इसको केवल एक लाइन में देख सकते थे, अगर हम केवल ये देख लें कि आपका जो EGE है, ठीक है ना, अगर आपका EGE अगर ग्रेटर देन है आयोनाइजेशन एनर्जी से, यहाँ पे ये इन दोनों में केवल हमने देख ली। अगर हम लोग का जो EGE है वो IE से ग्रेटर है तो क्या होगा, आयनिक होगा, आयनिक बंध, आयनिक बंध होगा। अगर ये ग्रेटर नहीं है तो आयनिक बंध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज का टॉपिक था बॉर्न-हार्मोनिक साइकिल, जिसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। अभी इस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और ये टॉपिक क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए आप बिल्कुल वेट कीजिए इस हमारे अगले वीडियो को, ठीक है ना। अगले वीडियो पे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त हो रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को बॉर्न-हार्मोनिक साइकिल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही अगले वीडियो में इसके बॉर्न-हार्मोनिक साइकिल पे न्यूमेरिकल के साथ फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।